गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा था एन इम्पीरियल कैपिटल विजयनगर। इसके अंदर आज हमारा 2.3 द राय एंड द नायक। अमंग दोज हु एक्सरसाइज पावर इन द एम्पायर वर मिलिट्री चीफ who usually control forts and had armored sport। जो साम्राज्य के अंदर मिलिट्री जो चीफ होते थे, जो उस टाइम पर किले वगैरह पर नियंत्रण रखते थे। दीज चीफ ऑफन मूव फ्रॉम वन एरिया टू अनदर। ये एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते हुए रहते थे। एंड इन मैनी केसेस वर accompanied by peasants looking for fertile land and which to settle these chief were known as नायक। जो ये इधर उधर घूमते रहते थे उपजाऊ भूमि की तलाश में, उनको नायक है वो कहा जाता है। एंड दे यूजुअली स्पोक तेलुगु और कन्नड़। ये मेनली तेलुगु और कन्नड़ है वो भाषा बोलते थे। Many Nayak submitted to the authority of the king of Vijayanagar, but they often rebelled and had to be subdued by military action। कई तो नायक ऐसे होते थे जो राजाओं की अथॉरिटी मान लेते थे, कई इस तरह की भी थे जो अपने मिलिट्री एक्शन से क्या कर देते थे, राजा के खिलाफ में विद्रोह है वो भी कर देते थे। The Amar Nayak system was a major political innovation of the Vijayanagar Empire। अमर नायक जो है वो बहुत ही प्रमुख राजनीतिक व्यक्ति होते थे विजयनगर साम्राज्य में। It is likely that many features of this system were derived from the इक्ता system of दिल्ली सल्तनत। मैक्सिमम कैसे होते थे, जो उस टाइम पर दिल्ली के अंदर जो इक्तादारी सिस्टम थी ना, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ का काम भी है वो होता था। द अमर नायक वर मिलिट्री कमांडर। अमर नायक कौन होते थे भाई? मिलिट्री कमांडर। हु वर गिवन टेरिटोरीज टू गवर्न बाय द राय। दे कलेक्ट टैक्सेस एंड अदर ड्यू फ्रॉम द पीजेंट्स। इनका मेन काम क्या था? ये भाई किसानों से टैक्स वगैरह कलेक्ट है वो करते थे। क्राफ्ट पर्सन्स एंड ट्रेडर्स इन द एरिया इंक्लूड, यहां तक कि जो क्राफ्ट पर्सन होते थे या जो व्यापारी होते थे ना, ये उनसे भी क्या है वसूल है वो करते थे टैक्स। दे रिटेन पार्ट ऑफ द रेवेन्यू फॉर पर्सनल यूज एंड फॉर मेंटेनिंग ए स्टिपुलेटेड कॉन्टिजेंट ऑफ हॉर्सेज एंड एलिफेंट। ये भाई जैसे कि जो टैक्स आता था उसको कुछ अपने काम के लिए रख लेते थे, कुछ जैसे हाथी घोड़ों के ऊपर खर्चे के लिए रख लेते थे और बाकी एम्परर को दे दिया जाता था। दीज कॉन्टिजेंट प्रोवाइड द विजयनगर किंग विद एन इफेक्टिव फाइटिंग फोर्स with which they brought the entire southern peninsula under their control। Some of the revenue was also used for maintain the temple and irrigation work। कुछ एक जो टैक्स वगैरह रेवेन्यू आता था ना भाई, उसको मंदिरों पे के सुधार पर या जो कृषि या सिंचाई व्यवस्था थी उसके सुधार पर भी लगा दिया जाता था। The Amar Nayak sent tribute to the king annually and personally appeared in the royal court with gifts to express their loyalty। जो अमर नायक होते थे वो राजा को खुद रॉयल कोर्ट में जाके गिफ्ट देते थे और अपनी लॉयल्टी है वो दिखाते थे, भाई मेरी जो सिंपैथी सद्भावना है वो हमेशा आपके साथ है। Kings occasionally asserted their control over them by transferring them from one place to another। राजा उन पर कंट्रोल करने के लिए भी कई तरह के काम करता था। क्या करता? उनकी ट्रांसफर कर देता एक जगह से दूसरी जगह पर।
However, during the course of the 17th century, many of these Nayak established independent kingdom. 17वीं सदी के आसपास तक आते आते कई जो नायक थे उन्होंने अपना अलग से साम्राज्य स्थापित, स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया. दिस हैस्टेंड द कोलैप्स ऑफ द सेंट्रल इंपीरियलिज्म स्ट्रक्चर. ये मेन क्या था, जो केंद्रीकृत जो राजशाही ढांचा था ना, वो क्या हो गया, डैम. अब आता है उसके बाद में विजयनगर, द कैपिटल and its environs. Like most capital, Vijayanagar was characterized by a distinctive physical layout and building style. Firstly बात करेंगे आज हम वाटर रिसोर्सेज की. The most striking feature about the location of Vijayanagar is the natural basin formed by the river Tungabhadra, which flow in a northeasterly direction. The surrounding landscape is characterized by stunning granite hill that seem to form a girdle around the city. A number of streams flow down to the river from these rocky outcrops. यानी कि मेनली जो विजयनगर एम्पायर की जो लोकेशन है ना, वो नेचुरल बेसिन से घिरी हुई है. और यहाँ पर एक रिवर है तुंगभद्रा, जो इसके नॉर्थ ईस्टर्ली डायरेक्शन में बहती है, और ये यहाँ के पानी की सारे मैटर को फुलफिल है वो करती है. इन ऑलमोस्ट ऑल केसेस एमेंकमेंट्स वर बिल्ट अलोंग दीज स्ट्रीम टू क्रिएट reservoir of varying size, as this is one of the most arid zone of the peninsula. ये जो वहाँ का जो मेन जो एरिड जोन था ना, अर्ध शुष्क जो क्षेत्र था, उसका मेन क्षेत्र था. Elaborate arrangements had to be made to store rainwater and conduct it to the city. पानी को इकट्ठा किया जाता था, बारिश के पानी को, और उसको सिटी के साथ में कंडक्ट है वो कर दिया जाता. द मोस्ट इंपॉर्टेंट सच टैंक वॉज बिल्ट इन द अर्ली ईयर ऑफ द 15th century एंड इज नाउ कॉल्ड कमलपुरम टैंक. एक बांध भी बनाया गया, एक टैंक भी बनाया गया 15वीं शताब्दी के अंदर, जिसको कमलपुर टैंक के नाम से जाना जाता है. Water from this tank not only irrigated field nearby but was also conducted through a channel to the royal center. भाई इस पानी का प्रयोग मेनली कृषि के लिए ही नहीं, बल्कि जो रॉयल सेंटर था ना, उसकी भी पानी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसका प्रयोग है वो किया जाता था. One of the most prominent water work to be seen among the ruins is the Hiria Canal. मैक्सिमम जो पानी की जो सप्लाई है ना भाई, वो वहाँ जो एक रिवर थी हिरिया कैनाल, उससे पूरा होता था. दिस कैनाल ड्रू वाटर फ्रॉम ए डैम across the Tungabhadra and irrigated the cultivated valley that separated the Scred center from the urban core. ये जो कैनाल थी, ये स्क्रेड सेंटर को जो अर्बन जो कोर था उससे क्या करती थी, अलग है वो करती थी. दिस वॉज अपैरेंटली बिल्ट बाय किंग्स ऑफ द संगम डायनेस्टी. और इसको किसने बनवाया था, संगम डायनेस्टी के जो राजा थे उन्होंने इसका निर्माण है वो करवाया था. नेक्स्ट मैटर की बात करेंगे हम, फोर्टिफिकेशन एंड रोड्स, किलाबंदी और सड़कें.
Before we examine the different parts of the city in detail, let's look at what enclose them all. The great fortress wall Abdul Razzaq, an ambassador sent by the ruler of Persia to Calicut, present-day Kozhikode. In the 15th century, अब्दुल रज्जाक ने जो यहाँ की जो फोर्टिफिकेशन था उसके बारे में काफी अच्छी जानकारी दी. In the 15th century was greatly impressed by the fortification. वो बहुत ज़्यादा किलेबंदी से प्रभावित हुआ. And mentioned 7 line of forts. उसने बताया कि इस किले के चारों ओर 7 दीवारें थी, 7 लाइनें थी. These encircle not only the city but also its agricultural hinterland and forest. ये ऐसा नहीं था कि ये सर्कल केवल शहर के चारों ओर थे, बल्कि जो कृषि के जो क्षेत्र थे ना उनके भी चारों तरफ ये बने हुए थे. The outermost wall linked the hills सराउंडिंग द सिटी. जो पहाड़ियां थी ना भाई वो उसके चारों तरफ बनी हुई थी. द मैसिव मैसनरी कंस्ट्रक्शन वॉज स्लाइटली टेपर्ड. नो मोर्टर और सीमेंटिंग एजेंट वॉज एम्प्लॉयड एनीवेयर इन द कंस्ट्रक्शन. इसके जो चारों ओर भाई जो दीवारें थी ना उनमें जो पत्थर यूज होते थे वो किसी भी गारा से चुनने से किसी से भी जोड़े हुए नहीं थे, बल्कि ऑटोमेटिकली ऊपर नीचे रखे हुए थे, तो बहुत भारी भरकम थे. द स्टोन ब्लॉक वर वेज सेफ विच हेल्ड देम इन प्लेस एंड द इनर पोर्शन ऑफ द वॉल वॉज ऑफ अर्थ पैक विद रबर. स्क्वायर ऑफ रेक्टेंगुलर पेशेंस प्रोजेक्ट outward. What was most significant about this fortification is that it enclosed agricultural tract. Abdul Razzaq noted that between the first, second and the third wall there are cultivated field. ध्यान रखेंगे पहली, दूसरी और तीसरी वॉल क्या थी? जो कल्टिवेटेड फील्ड थे उनके चारों, गार्डन एंड हाउसेज. And Pace observe from this first circuit until enter the city, there is a great distance in which are field in which they show rice and have many gardens and much water, in which water come from 2 lakes. These statements have been corroborated by present-day archaeologists, who have also found evidence of an agricultural tract between the Scred center and the urban core. This tract was served by an elaborate canal system drawing water from the Tungabhadra. जो वहां का पानी का सिस्टम वो तुंगभद्रा से पास होता. Why do you think agriculture tract were incorporated within the fortified area? Often the objective of medieval siege was to starve the defenders into submission. These sieges could last for several months and sometime even year. अब ये जो दीवारें जो बना रखी थी इनका बहुत बेनिफिट था. पहले क्या था? सेज, SEIG, सेज मतलब होता है बेटा घेराबंदी. पहले क्या होते थे? राजा महाराजा घेराबंदी डाल लेते, वो कुछ हफ्ते का भी, कुछ महीनों का भी, कुछ साल का भी हो सकता था. अब इस तरह से वो इसके तो अंदर पहुंच ही नहीं पाते थे कभी भी. सिचुएशन
by building large granary within fortified area. The ruler of Vijayanagar adopted a more expensive and elaborate strategy of protecting the agricultural belt itself. A second line of fortification went around the inner core of the urban complex, and a third line surrounding the royal center, within which each set of major buildings was surrounded by its own high wall. इस तरह से ये अलग अलग दीवारें भाई बनी हुई थी. The fort was entered through well guarded gates which link the city to the major roads. Gateway were distinctive architectural feature that often define the structure to which they regulated access. The arch on the gateway leading into the fortified settlement, as well as the dome over the gate, जैसे फिगर 7.6 है, ये देखो ये बनी हुई है ना, गेटवे इन द फोर्टिफिकेशन वॉल. जो वॉल होती हैं उनका बिल्कुल क्या है, एक ऐसे दरवाजा बाहर का होता था. Are regarded as typical feature of the architecture introduced by the Turkish Sultan. Art historians refer to the style as Indo-Islamic. As it grew, Turkish Sultan art historian referred to this style as Indo-Islamic. As it grew continually through interaction with local building practice in different regions. Archaeologists have studied roads within the city and those leading out from it. These have been identified by tracing path through gateway as well as by finds of pavement. Road generally wound around through the valley, avoiding rocky terrain. Some of the most important road extend from temple gateway and were lined by बाजार. होती ना भाई, जो सड़क बनाई जाती थी वो सड़कें क्या होती थी, सीधे बन के और मंदिरों तक पहुंच जाती थी. द अर्बन कोर. Moving along the road leading into the urban core, there is relatively little archaeological evidence of the houses of ordinary people. अगर हम देखें तो जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको आम आदमी जो है उनके घरों की भी जानकारी मिलती है. आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड fine Chinese porcelain in some area, including in the northeastern corner of the urban core. उत्तर जो पूर्वी क्षेत्र है ना भाई, वहां पर हमें आम आदमी के ये चीजें मिली, जहां पर मेनली चाइनीज जो सामान मिला. And suggests that these area may have been occupied by rich trader. मेनली जो ये क्षेत्र था ना, ये अमीर जो व्यापारी है उन्होंने ऑक्यूपाइड कर रखा था. खासतौर से दिस वॉज ऑल्सो द मुस्लिम रेजिडेंशियल क्वार्टर. मेनली ये माना जाता है कि शायद यहाँ पर मुस्लिम लोग हैं वो रहते थे. टॉम एंड मॉस्क्यू लोकेटेड है. कारण क्या बताया इसके पीछे, क्योंकि यहाँ पर टॉम थे और मस्जिदें हैं वो बनी हुई थी. Yet their architecture
रिजेंबल दैट ऑफ द मंडप फाउंड इन द टेम्पल ऑफ एमपी। और यहाँ पर हमें मंडप भी अवेलेबल हुए हैं। दिस इज हाउ द 16th सेंचुरी पोर्तुगीज ट्रेवलर बारबोसा डिस्क्राइब द हाउस ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। जो ट्रेवलर बारबोसा जो आया था उसने आम आदमी के घरों के बारे में हमें बताया। विच हैव नॉट सर्वाइव द अदर हाउस ऑफ द पीपल आर थैच्ड but nonetheless well built and arranged according to occupation in long straight with many open place। बड़ा मकान होता था, अंदर खुला होता था, इस तरह से। Field survey indicate that the entire area was dotted with numerous serene and small temple pointing to the prevalence of a variety of cult। उनके अंदर जब हमने देखा तो हमें पता चला कि अंदर बहुत सी ऐसी चीजें मिली जो भिन्न भिन्न रीति रिवाजों को इनको बता रही थी। Perhaps supported by different community, शायद यहाँ पर अलग अलग समुदाय है वो रहे होंगे। The survey also indicate that well rainwater tank as well as temple tank may have served as source of water to the ordinary town dweller। जो आम आदमी के जो रिहाइश के जो क्षेत्र थे वहाँ पर जो टैंक वगैरह थे या कुएं थे या बरसात का जो पानी था उनसे क्या भेजे जाते थे, पानी की सप्लाई है वो की जाती।